हमारे बीच उपस्थित है माननीय निर्णायक गण श्रीमती पुनीता मिश्रा, श्रीमान योगेश कुमार व डॉक्टर कमल मल्होत्रा। साथ ही पधार रहे हैं माननीय स्कूल मैनेजर फादर ग्लेन मेनेजिस, स्कूल प्रिंसिपल फादर पाक्यम एन, फादर अनिल किशोरा, प्रिंसिपल ऑफ जेवियर्स बहरोड, फादर वर्की एजुकेशनल कंसल्टेंट Father Rakesh Topu, Director of LDI, and all of the other fathers and sisters. और हमारे हाउस मॉडरेटर्स शिखा मैम, सिमरन मैम, नासी मैम और मृत्युंजय साहब, इन सभी के साथ हमारे छात्र संघ के सदस्य हेड बॉय शिविर जीवा, हेड गर्ल प्रतीक्षा झा व हेड प्रीफेक्ट पाकीराव भी पधारे हैं। छात्र परिषद द्वारा कदम से कदम मिलाकर मुख्य अतिथियों का स्वागत व अनुरक्षण करना छात्रों के नेतृत्व कौशल को प्रदर्शित करता है और साथ ही विद्यालय में एकता और अनुशासन का प्रतीक भी है। वह बहुप्रतीक्षित घड़ी आ ही गई जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। सुप्रभात एवं हार्दिक अभिनंदन। मैं भूमि व मैं सकारात्मकता और आशा की भावना जागृत करता है।
तथा बीएड उपाधियों में विशेष दक्षता प्राप्त है। वे पिछले 20 वर्षों से हिंदी अध्यापन से जुड़ी है। वर्तमान में वे क्वींस कॉन्वेंट स्कूल रोहिणी सेक्टर 25 में 1 जुलाई 2013 से विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत है। उनका लेखन कौशल अनेक प्रतिष्ठित प्रकाशकों के साथ स्वतंत्र लेखिका के रूप में भी स्थापित है। अब मैं सोनी मां व हेड प्रीफेक्ट पाखीराव से अनुरोध करती हूँ कि वह श्रीमती पुनीता मिश्रा का स्वागत करें। और नाटक में उनकी विशेष रुचि है। छात्र जीवन में उन्होंने विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और राज्य स्तर तक विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया और नाटक निर्देश के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण अनुभव रहा है। अब मैं कविता मैम व हेड गर्ल प्रतीक्षा झा से यह अनुरोध करती हूँ कि वो डॉक्टर कमल मल्होत्रा जी का स्वागत करें। थिएटर के क्षेत्र में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वह वर्तमान में जज्बा थिएटर ग्रुप व जज्बा आर्ट फाउंडेशन के निर्देशक के रूप में कार्यरत है। योगेश कुमार जी 220 से भी अधिक नाटकों का निर्देशन कर चुके हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है अंधा युग, छोटा मुंह बड़ी बात व दूर देश से आया कोई। मिस्टर योगेश कुमार जी ने जोसेफ एंड द अमेजिंग टेक्निकलर ट्रेन कोर्ट में 400 प्लस कास्ट और 150 प्लस लाइव म्यूजिशियंस के साथ भी काम किया है। अब मैं सोनी मैम व हेड प्रीफेक्ट पाखीराव से अनुरोध करती हूँ कि वह श्रीमान योगेश कुमार जी का स्वागत करें। उचित प्रयोग भी देखा जाएगा। यदि नाटक निर्धारित समय से 3 मिनट कम या अधिक चलता है तो कुल 10 अंक काटे जाएंगे। प्रत्येक टीम को मंच की सज्जा और प्रॉप्स की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। प्रत्येक टीम में अधिकतम 20 से 25 प्रतिभागी होंगे। तो आइए बहुत जोश के साथ बढ़ते हैं हमारी टैगोर हाउस के द्वारा पहली प्रस्तुति की ओर। मंत्र मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें सामाजिक और नैतिक मुद्दों को गहराई से उजागर किया गया है। यह कहानी एक साधारण आदमी के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। कहानी का अंत यह संदेश देता है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करते समय सही मार्ग का चुनाव करना सबसे महत्वपूर्ण है। मुंशी प्रेमचंद ने मंत्र के माध्यम से सामाजिक विषमता और व्यक्तिगत संघर्षों को चित्रित किया है, जो आज भी प्रासंगिक है। तो आइए कहते हैं कुछ मन की। दिल की गहराइयों को छू जाने वाले इस नाटक मंच के रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के महासागर हैं। प्रेमचंद ने ही साहित्य का संबंध राजा रानी से हटाकर समाज की सच्चाई से कराया। समाज से उनका गहरा जुड़ाव है। वह सभी पीड़ित दलितों, किसानों व नारियों की आवाज बने। यह नाटक मंच हमें मानवता का ऐसा पाठ पढ़ाता है, जो सोते हुए इंसान को भी झकझोर देता है और हमें मजबूर करता है कि हम ईश्वर से यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, ऐसे ही भावों से मेरे दिल को तुम भर दो। किसी का खून बहता देख मेरा खून जम जाए, किसी को देखकर भूखा मैं निवाला ना निकल पाऊं, किसी मजबूर के हाथों की मैं लाठी ही बन जाऊं। हे प्रभु, ऐसे ही भावों से मेरे दिल को तुम भर दो। मैं कतरा हूँ, मुझे इंसानियत का दरिया तुम कर दो। हाँ, क्या कहते हो? हाँ भाई हाँ। तो चलिए आपका परिचय कराते हैं नाटक के पात्रों से। हमारे पात्र भगत एक पुजारी मुख्य पात्र, एक सरगर्म
रस विशेषज्ञ, भगत की पत्नी, सात पुत्रों का विश्वास सती हुई, डॉक्टर चड्ढा, एक समय का पावन अभिमानी डॉक्टर। कैलाश, डॉक्टर चड्ढा का पुत्र, जो सांपों में विशेष रुचि रखता है। मृणालिनी, कैलाश की मित्र। उस ओर से कहार डॉक्टर चड्ढा की ओर आते हुए, हैया हो हैया, 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 हैया हो हैया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। कौन है? अरे क्या काम है भाई? मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कई दिन से बीमार है, एक निगाह देख लो डॉक्टर साहब, एक निगाह। अरे कल सवेरे आओ भाई, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देते। तुम्हारी हो सकता कि लड़का मर जाएगा, 4 दिन से आंखें नहीं खोली। नहीं आज नहीं, यह हमारा खेलने आउट है। सरकार मैं आपके पैर पर पड़ता हूँ, एक निगाह देख लो सरकार, एक निगाह देख लो सरकार। आप लड़कों में अब बस यही एक लड़का बचा है, एक निगाह देख लो सरकार, आपकी बढ़ती। अरे कहा ना, कल आइएगा। अब कौन संभालेगा मुझे बुला कर दे। हैया हो हैया, 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 हैया हो हैया। उदास सा भगत जिस ओर से आया उसी ओर लौट गया, और उसी शाम चल बसा गरीब भगत का बेटा। क्या मेरे बेटे की कीमत रखती है? क्या हमारा को देखना दस्ता है? मेरी सामने क्यों कैसा है हमारा लड़का? डॉक्टर साहब ने क्या कही? क्या बोलूं? डॉक्टर साहब ने वाहे न देखा। क्या करा? बहुत ठीक तो है ना हमारा लड़का? कुछ बोलत कर रही हो? अब क्या ही बोलूं? जो होना था बहुत हो गया। रूठ गया हमारा पिटवा हमसे, चला गया हमें छोड़ के। क्या? चला गया मुझे छोड़ के? नहीं, लता! बेटा!
कैलाश आओ आओ केक काटते हैं। आ जाओ बेटा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कैलाश, हैप्पी बर्थडे टू यू। May God bless you, may God bless you, happy birthday to you। अरे लो लो। अरे अंकल एक पीस और दो, इतनी भी क्या कंजूसी। अरे ले लो बेटा। अरे रानी कल दिखाऊंगा, बहुत शोर है आज तो। नहीं, मैं तो आज देखूंगी। तुम रोज ही टाइम कंट्रोल करते हो। अरे बेटा कैलाश दिखा भी दो, इतना क्या भाव बना रहे हो? अरे कैलाश यार दिखा दे, बुरा मान ली तो बात बिगड़ जाएगी। देख लो, बातचीत भी बंद हो जाएगी। आपको और आपको मेरी वकालत करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी वकालत स्वयं कर सकती हूँ और अब मुझे कोई साफ नहीं देखना। अरे देखना तो सब चाहते हैं, पर कोई दिखाए तब ना। अच्छा चलो मेरे साथ, दिखाता हूँ मैं। शायद तुमने इसके दांत तोड़ दिए हैं। अरे दांत तोड़ना मदारियों का काम है, इसके दांत नहीं तोड़े गए। अरे इसे दूर रखो जनाब। अरे कैलाश, दांत का दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो चलो नाचिए। अरे रुको अभी, देखती तो जाओ। तुम्हें क्या हुआ? कैलाश जाओ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, उठो कैलाश, उठो कैलाश। कैलाश डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, कैलाश को कुछ हो गया है। अरे पार्टी कैलाश, क्या हो कैलाश को? बेटा हटो, बेटा कैलाश जाओ जल्दी जाओ, मेरी दवाई का डब्बा लेकर आओ। यहाँ डॉक्टर चड्ढा का यश ना आया और ना ही धन। आखिरकार सांप ने उनके बेटे को काट लिया। इसकी आवश्यकता नहीं है, मैंने मलहम लगा लिया है। अवश्य कैलाश 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 की हालत बिगड़ती ही गई। उसका शरीर ढीला पड़ गया, नब्ज धीरे धीरे कम होने लग गई। डॉक्टर साहब आप परेशान मत होइए। मैं किसी मंत्र झाड़ने वाले को बुलाकर लाता हूँ, उससे मेरे मित्र का जीवन बचना संभव है। मेरा सब कुछ ले लो, धन दौलत, बस मेरा बेटा नहीं उठे। मैं अपनी सारी संपत्ति उनके कदमों में रखूंगा। यहाँ बाबा देखो, बाबा देखो। कुछ करिए बाबा, मेरे बच्चे को ठीक करिए। बाबा
कुछ जो तो होना था वो हो गया। हे प्रभु, इसकी आत्मा को शांति देना। अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग। ये ठंड हो रही है आज तो। गाड़ी तुझे पता है वो चटकाना मेरे पूरे सपनों में भी आता है आजकल। अगर आज उसने एक बार देखा होता ना तो शायद आज हमारे साथ हमारा ही बिटवा होता। अब क्या अंदर उसको कल के लिए सन तो है ही नहीं, अब हम क्या खाएंगे? कोई नहीं, कल जगत साहू के घर से 10 से सन ले आऊंगा। पहले का उधार तो चुकाया नहीं, अब ना देगा। न देगा तो न सही, घास तो कहीं नहीं गई। दोपहर तक तो क्या 2 आने के भी नहीं काटूंगा। भगत, क्या सो गए हो? ताली की बात तो बोलो। अरे कौन है मेरा? तो आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। पता नहीं ठंड में कहाँ से लोग आते हैं, चैन से सोने भी नहीं देते। तो अरे कौन है मेरा? लल्लन? हाँ बाबा, सुनने में आया है कि डॉक्टर बाबू के लड़के को सांप ने डस दिया। एक मिनट, वही डॉक्टर चड्डा जो छावनी वाले बंगले में रहते हैं? हाँ, वही। जाना है तो चले जाओ, आदमी बन जाओगे। मैं नहीं जाता, मेरी बलद है। मैं जाता हूँ उस चड्डा को लेकर गया था अपने बेटे को के पास। मैं पैरों पर पड़ा, विनती भी की, पर फिर भी ना देखा उसने। अब उसे पता चलेगा कि बेटा खोने का गम क्या होता है। लल्लन, तुझे पता है भगवान बड़ा बादशाह है। उस वक्त मेरे आंखों से आंसू गिर पड़े थे, पर उसे कोई दया नहीं आई थी। अच्छा तो बाबा, जो सुना वह कह गया। अब चलता हूँ। भगवान ने सुन ही लिया आखिरकार। क्या हुआ? बताता हूँ। लारी हमरा क्या गया, जहाँ 6 गए वहाँ एक और चला गया। तुम्हारा तो राजपाट सोना हो गया, पर उस चड्डा, उसका तो ये आप एकलौता बेटा है ना। अब उसे पता चलेगा कि हमको क्या महसूस हुआ था। कल सवेरे उस चड्डा के घर जरूर जाऊंगा। दुनिया बुरा कहे तो कहने दो, वैसे भी छोटे आदमियों में तो बहुत ऐब होता है ना, और बड़े आदमियों में कोई ऐब नहीं। छोटों में घमंड और बड़े संत, यही तो दुनिया है हमारी। चल सो जाते हैं, कल सवेरे तेरे को खुशखबरी लेके आऊंगा। जागते रहो, जागते रहो।
तुम जाओ, फिर कभी आना। शायद 1 महीने तक तो मैं किसी मरीज को नहीं देख पाऊंगा। अरे वो तो आपकी हालत जानता हूँ बाबूजी, इसीलिए तो आया हूँ। जानता हूँ बहुत होने की कोशिश करी, एक बार भी करी। भैया किधर है? यही है, 3-4 घंटे हो गए। जो होना था वो तो हो गया। ऐसा मत बोलिए बाबूजी, भगवान बड़ा खाकसार है। क्या पता उन्हें आप पर दया आ गई हो। देखिए, इनका नाम क्या है? कैलाश। बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ? भैया जी सकते हैं, मैं जी सकता है। भैया जी सकते हैं। जाओ फटाफट कमरों को बुलाओ, बोलो पानी भर के लाए। कहाँ पानी? कहाँ है? कैलाश बेटा, आओ। उसको अभी ठीक करा, बंद कर रखा हूँ। कैलाश आपको कैलाश कैलाश बेटा ठीक होगा। बेटा कैलाश कैलाश आप भगवान हैं। आप रुकिए, यही रुकिए, मैं अभी आता हूँ। उन्होंने उन्हें जाते देखा तो था, पर पता नहीं कहाँ गए। मुझे अब याद आया, एक बुढ़ा कई सालों पहले आया था मेरे पास। किसी मरीज को लेकर आया था वो मेरे पास। मैंने उस पर एक नजर न डाली। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, पर मैं उसे ढूंढूंगा, अवश्य ढूंढ के लाऊंगा मैं उसे, और उसके पैरों में गिराकर माफी मांगूंगा। फिर उस बाबा का दिल बहुत बड़ा है। उसने अपनी सज्जनता और महानता से हमें मानवता का ऐसा पाठ पढ़ाया है जो कभी भूला नहीं जा सकेगा। सारी मेरी गलती। सवाई डॉक्टर ने बेटे को बचाकर अपने पुत्र की याद नहीं आई। क्या बोलो? देखो देखो कितना चमक रहा है, कितना सुंदर लग रहा है हमारा बेटा। बेटा अपने इस बात को
कहा, कल अगर ईद का दिन होगा, कल अगर ईद का दिन होगा तो क्या पहनेंगे हम? चांद से कह दो तैयार नहीं है हम, तैयार नहीं है हम। सोचिए कितना ऊंचा है रब का नाम। या मेरे परवरदिगार रहम फरमा, या मेरे परवरदिगार रहम फरमा, अपनी दुनिया पर सुकून दे और बरकत अता फरमा। इस नाचीज की दुआओं को कबूल फरमा मेरे परवरदिगार, इस नाचीज की दुआओं को कबूल फरमा। सुमामी सुमामी लेकिन लबों पर अल्लाह का नाम है। जहां पहनने के लिए नए कपड़े तो नहीं है, लेकिन ईदगाह जाने की वही खुशी चेहरों पर बरकरार है। वाह मेरे रब, क्या दस्तूर है तेरा, क्या दस्तूर है। अल्लाह मेरा, ये कैसे बख्श और मेरे हामिद को वो उठेगा, आबिद और जोया के बारे में पूछेगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी? हामिद, उठ जा बेटा, आज ईद है। दादी के हाथ की सेवइयां नहीं खानी। हामिद मेरी जान, उठो, आज ईद है। क्या क्या आज ईद है? हाँ बेटा, आज ईद है। दादी आपने कहा अब्बू आएंगे, नहीं आए क्या? अब्बू तो अल्लाह मियाँ के घर गए हैं तुम्हारे लिए रुपया कमाने, सामान लेने। सच्ची? हाँ बेटा। और अम्मी? अम्मी भी अल्लाह मियाँ के घर गई है तुम्हारे लिए मजे मजे का खाने का सामान और बहुत सारी अच्छी चीजें लेने। चलो जाके तैयार हो, वो तुम्हारा महमूद आता ही होगा। हाँ, जल्दी तैयार होगा। और बताओ मीना बाजी, सब खैरियत? ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं? क्या बताऊं आबिदा, हामिद को देने के लिए ईदी तो छोड़ो, मेरे पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। किसने बुलाया था इस गोड़ी
नहीं है। अगर आज जागृत होता तो कहीं इस तरह होती और इस तरह चली जाती। अरे अमीना बाजी, तुम रोती क्यों हो? अम्मी, मैं कुर्ते का बटन टांग दूं, मुझे इतना ज्यादा अरे सही सबर तो रख, इसे तो बंद कर दे। चलो तुम घर में आती होगी। अरे हाँ, सुन तो सही, कहाँ भागा जा रहा है? ये ले पूरे 3 आने तेरी दादी ने जैसे तैसे करके बचा के रखे थे। एक काम करना, मेले में जाना, कुछ ले लेना, शरबत पी लेना। नहीं दादी, मैं नहीं ले सकता। दादी की बात को इनकार नहीं किया करते मेरी जान। चलो जाओ। इसके पास तो जूते भी नहीं हैं। एक काम करती हूँ, मैं तेरे साथ चलती हूँ। नहीं दादी, हाँ मैं नहीं जाता हूँ दादी। आमिना बाजी, तुम अगर आमिर के साथ चली जाती तो सेवैया कौन बनाता? सही कह रही हो आबिदा। अगर मैं आमिर के साथ चली जाती तो ये सेवैया कौन पकाता? पैसे होते तो झटपट बना लेती। यहाँ तो जमा करने में ही घंटे लग जाएंगे। अमीना बाजी, या फिर आज मैं यूं ही तड़काने वाली हूँ। बाजी, आज तो मैं अपने पैसे भी लेकर जाऊंगी और तुम्हारे हाथ की सेवइयां भी खाकर जाऊंगी। ईद मुबारक शजीना बाजी, ईद मुबारक। मैं तुम्हारी लिए सेवइयां लेकर आती हूँ। अरे आबिदा बाजी, आप भी लेनी है? ईद मुबारक शजीना बाजी, ईद मुबारक। ये लो शजीना बाजी, तुम सेवइयां चखो। आबिदा इधर आ। आबिदा, मैं इसको कहाँ से पैसे दूँ? अरे आमिना बाजी, आपने अभी फहमीन के कपड़े भी तो सिले थे, उसमें कुछ पैसे नहीं दिए क्या? फहमीन के कपड़े के 8 आने मिले थे। उसे ठंडी को अपने ईमान की तरह बचाती चली है। पर अब क्या करें, ये गवर्नमेंट सर पर सवार हो गए हैं। हाँ, और अभी तो धोबन और नानी भी आएंगे, बिना सेवइयां लिए तो वो भी जाने से रहे। किस से मुँह चुराती फिरोगी? मुँह क्यों चुराना है आबिदा? अब पैसे दिए हैं तो लौटाना भी तो मेरा ही फर्ज है। ये लो शर्जीना बाजी, रखो अपने पैसे। बाजी, आज तो मैंने अपने पैसे भी ले लिए और तुम्हारे हाथ की सेवइयां भी खा ली। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या ना ऐसी तो रोज आए, मुझे मेरे पैसे तो मिल जाए। आज भी इस दुनिया में हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के रूपों में छुपा है। उनकी शक्लों में छुपकर वो आज भी इस दुनिया में खुशियों का इजाफा करता जा रहा है। वही जिनकी दाढ़ी और मूछें होती हैं। वो यहाँ खेलते हैं, पढ़ते हैं, अलग अलग दर्जों में दाखिला लेते हैं। सच्ची बाजी? हाँ हाँ। अदालत, यहाँ क्या होता है? यहाँ तो चोर डाकू को सजा दी जाती है। अच्छा, जैसे हमारे मामू चोर पकड़ते हैं और थैली भर भर कर पैसे लाते हैं। पैसे, अरे चल पगली, तुझे क्या पता उस बोरी में कितनी रकम होती है? हाँ ऐसी ही। और तो और यहाँ पे खोपड़ियाँ भी नाचती हैं और गोरी गोरी मेमे भी होती हैं। अच्छा, हमारी अम्मी और अम्मियाँ जैसी? नहीं नहीं, ये मेमे तो बहुत नाजुक होती हैं। हमारी अम्मियों जैसे नहीं, जो एक बार में 5-5 मन आटा पीस दे। तुम्हारी अम्मियाँ क्या करती है? हमारी अम्मियाँ घर पर रहकर घर का काम संभालती हैं। अच्छा भाई वो देखने चले। चलो 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 चलो। और एक साथ उठा करते हैं। यहाँ न कोई धन देखता है न कोई ओहदा। अच्छा, इतना आलीशान घर सिर्फ अकेले अल्लाह मियां के लिए? हाँ, हमें इतना आलीशान घर सिर्फ अकेले अल्लाह मियाँ के लिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ सर सिजदे में नहीं गिरते, यहाँ सिर्फ नमाजें अदा नहीं की जाती, बल्कि दुआओं में भी बरकत होती है। अच्छा भाईजान। हाँ, हमें रसमलाई, सुल्तान ने जो खाई मिठाई, सुल्ताना भी साथ नाचती आई। देता हूँ, रुको। लो तुम भी लो। भाईजान तुम भी मिठाई ले लो। नहीं भाईजान, मुझे नहीं चाहिए। क्यों, आज तो ईद है। नहीं, कोई नहीं भाईजान।
से लाओ। अरे हामिद, मिठाई खानी है तो खाओ, देखनी है तो देखो, बहुत रसीली है। अरे हाँ, दिखाओ कैसी है। खाना चाहोगे? अरे अगर नहीं खिलानी थी तो मत खिलाते, लेकिन ऐसे हिज्जत तो मत कर देना। ये मुंह और मसूर की दाल, तुम मेरी मिठाई खाओगे? चलो चलो अपना काम करो। अरे जाओ जाओ, भला नाली भी नहीं सुनी। लोग खिलौने वाले के पास आओ। अरे रुको रुको, सबर करो, सबको खिलौने दूंगा, एक एक करके बोलो। चाचा जान वो चरखा दो ना। ये लो तुम्हारा चरखा, चाचा जान ये घोड़ा। ये लो चाचा जान वो हाथी। तुम्हारा हाथी, और मुझे बिस्ती। लो अपनी बिस्ती ले लो। मुझे लाल गाड़ी। ये लो। अरे बेटा तुम भी लो। नहीं चाचा, मुझे नहीं चाहिए। अरे एक तो ले लो। नहीं चाचा, मुझे खिलौने अच्छे नहीं लगते। सस्ते दाम में दूंगा। नहीं, अरे सुनते हो, रुको तो जरा, रुको। आज मैं बच्चा, भाईजान मीठी गोलियां ले लो, खट्टी गोलियां ले लो, हाँ, सिर दर्द की गोली ले और हाजमे की गोली भी ले लो। आप सबको भी दूंगा चूरन, पहले इन बच्चों को दे दूं। तो तुम्हारी खट्टी गोलियां, तुम्हारी हाजमे की गोली, ये लो तुम्हारी मीठी गोली, और ये लो तुम्हारी। गोली खा के लंबा हो जाऊंगा। हाँ, तुम आसमान जितने लंबे हो जाओगे। जिन जैसे। हाँ, जिन जैसे। ये लो। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, देना जरा इधर के ध्यान। लखनऊ हो या रंगून, देखो मेरे जमूरे का जुनून। तो बच्चा लोग देखना है जमूरा, तो बजाओ ताली, मेरा जादू ना जाए खाली। आया है रंगून से जरूर, मगर देखो तो कितना है गुरूर, है ना गुरूर जमूरे। चल जमूरे बता, लंदन जाएगा? अरे वहां से डिग्री लाएगा। अरे ले आ भाई। अच्छा चल मान जा, नाराज ना हो। चल डिग्री ना सही, गोरी गोरी मेमो से तो मिलके आएगा। देखो देखो गोरी गोरी मेमो के नाम पे कैसा खुश हो रहा है। तो बच्चा लोग खेल खत्म, पैसा हजम, तो बजाओ ताली, मेरा जमूरा है दिमाग से खाली। जादू तो जिन करता है, जिन। जिन? हाँ, दादी जान कहती हैं कि जिन बहुत खतरनाक होता है और बच्चों को उसके पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है? तुझे देखना है जिन, देखना है। जिन तो बोतल से आता है, लेकिन किसी को बताना मत। मैंने किसी को ऐसे ही जिन बुलाते हुए देखा था। अब मैं भी बोतल में से जिन को बुलाऊंगी। अरे बोतल कहाँ गई? तू रुक जरा, मैं बोतल ढूंढ के आती। कहिए क्या हुक्म है मेरे आका? मैं हूँ जिन। देख छोटी, यही है जिन। आपको अल्लाह ने जिन क्यों बनाया है? मुझे अल्लाह मियाँ ने जिन तुम जैसे छोटे छोटे बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए बनाया है। क्या तुम मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो? जरूर। बाजी मेरे से कुछ भी मांग सकती हो? हाँ हाँ, जरूर मांगो। तो तुम एक काम करो, मुझे परियों के पास ले चलो। तुम्हें परियों से मिलना है? हाँ, लेकिन तुम तो खुद एक परी हो। क्या आपकी और भी कोई ख्वाहिश है? हाँ, इस ईद पर मुझे मेरी अम्मी ने मुझे सब कुछ दिलाया। नए कपड़े, खिलौने, मिठाइयाँ, पर खुद के लिए कुछ नहीं लिया। मैं चाहती हूँ आप उनके लिए मुझे कुछ दे दो। तुम्हें अपनी अम्मी के लिए कुछ चाहिए है? तो अपनी आंखें बंद करो। ये लो, इसमें तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, लेकिन ये अपनी अम्मी को ही देना। अरे वाह, शुक्रिया। क्या आपकी और भी कोई ख्वाहिश है? नहीं नहीं, आपका जाने का समय हो चुका है। जो हुक्म मेरे आका। बाजी चलो चलो, इसे अम्मी को दे के आना। कढ़ाई थाली सब कुछ मिलेगा, एकदम निराली। अरे भाईजान, सुने। ये कढ़ाई कितने की दी है? ये कढ़ाई 5 आने की है। अच्छा, अरे गिलास? ये गिलास भी 5 आने का है।
चिमटा 6 आने का है। इतना एक काम करो, 3 आने में दो, वरना मैं जाता हूँ। अच्छा सुनो सुनो, 3 आने भी ले लो, लेकिन पहले 3 आने तो दो। हाँ, लो। वाह, कितना अच्छा बाहर का ले लो, बाहर का। चिमटा लिया है। चिमटा? अरे ये कोई मामूली चिमटा नहीं, ये मेरा रुस्तमेहिल है। भला रुस्तमेहिल? अरे तुम लोग वो सब छोड़ो, लेकिन ये तो बताओ तुम सब लोगों ने क्या क्या लिया है? तुम बताओ तुमने क्या लिया है? मैंने तो भिजती लिया, भिजती है तो पूरे गांव को पानी पिलाएगा। मिट्टी के ही तो है, नीचे गिरे तो पल भर में चकनाचूर हो जाएंगे। और तुम बताओ? देख देख, मैं तो लाल गाड़ी लिया, इसमें बैठ मैं पूरे शहर में घूमने जाऊंगा। तुम्हारी लाल गाड़ी को तो ये 2 टुकड़े में बांट देगा। और तुम बताओ तुमने क्या लिया है? मैंने तो ये हाथी लिया है, हाथी। इस पर बैठकर मैं तो घूमने जाऊंगी, घूमने। अरे मुझे तो लगता है जब ये हाथी तुम अपने घर लेकर जाओगी तो तुम्हारी अम्मी तुम्हें बहुत मारेगी। भला मेरी अम्मी मुझे क्यों मारेगी? इस हाथी को रखने के लिए तुम्हारे घर में जगह ही कहाँ बचेगी? अरे और तुम बताओ? मैंने तो एक चरखा लिया है, इससे पूरे गांव के कपड़े सिले जाएंगे। तुमने तो पैसे बर्बाद कर दिए। भला वो कैसे? इस चरखे को चलाते चलाते तुम थकोगी नहीं। हाँ, तुम तो सही कह रहे हो। अच्छा तुम तो बताओ? अरे हाँ, मैंने लिया है ये घोड़ा, इस पे सवार होके पूरे गांव की सैर करूंगी। बताओ कैसा है? मुझे तो पुराना सा लगता है। मुझे लगता है तुमने पैसे बर्बाद कर दिए। तो जरा तुम्हारे अब्बू तुम्हें बहुत डांटेंगे। क्यों? इसका रंग कितना सुंदर है। अरे देखो देखो कितना पुराना सा है। अरे हटो, चलो। अच्छा दोस्तों, हामिद सही ही तो कह रहा है। हमारे खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। अरे हामिद का चिमटा तो बरसों बना रहेगा। नहीं दोस्तों, मैं तो मजाक कर रहा था। भले ही मामूली सा चिमटा तुम्हारे रंग बिरंगे खिलौनों के सामने क्या ही चीज है। अरे नहीं हामिद, अपना चिमटा तो दो। अरे तो मेरा घोड़ा दिखाओ, हमें मुझे खाना चिमटा दिखाओ ना। अरे ये वाह, देखो, कितनी अच्छी गाड़ी। इसमें आवाज भी आती है। अच्छा लाओ अपना चिमटा वापस करो। चलो चलो दोस्तों, हम सब अपने घर चलते हैं, बहुत समय हो गया है। भाईजान मैं भी अपना चिमटा देखूंगी। अरे हाँ देखो देखो। अरे वाह, अरे तो आप सब घर चलते हैं अपने, बहुत समय हो गया है। अमीना बाजी, तुम ऐसा क्यों सोचती रहती हो? मेरी तो समझ से बात है। बच्चे आने वाले होंगे, हम एक काम करते हैं, बाहर जाके देखते हैं, क्या पता बच्चे आने वाले हों। सही कह रही हो। बाहर चलके देखते हैं और उससे भी पूछ लेंगे। अमीना बाजी, हम चलते हैं। खुदा हाफिज। हामिद, देखो अपनी दादी की बिल्कुल फिक्र नहीं है, कहाँ रह गया था? दादी जान तो बस आने ही वाला था। चल ये बता, मेले में जाकर क्या करा, कैसा लगा? दादी जान, मुझे मेले में बहुत मजा आया। मैंने अपने लिए चिमटा लिया है। चिमटा? हामिद चिमटा कौन देता है? मैंने तेरी खर्ची के लिए वो 3 आने दिए थे और तू है कि चिमटे पर लुटा कर आ गया। दादी जान, जब आप मेरे लिए समय से रोटी उड़ाती तो आपकी उंगलियां जल जाती। लेकिन अब इस चिमटे से आपकी उंगलियां नहीं चलेगी दादी जान। तेरे को अपनी दादी की इतनी फिक्र है हामिद? हाँ दादी जान। अरे दादी जान रोती क्यों हो दादी जान? दादी जान थोड़ा आजा बेटा। वक़्त माल गुज़रे दीवार और वो घर अच्छे नहीं लगते। जहाँ बच्चे नहीं होते वो घर भी अच्छे नहीं लगते। आज 60 साल की अमीना 10 साल का हामिद बन गई और 10 साल का हामिद 60 साल की अमीना बन गया। क्या खूब हामिद, क्या खूब। आज अपनी दादी जान की जल्दी हुई उंगलियों के बारे में सोचकर तूने साबित कर दिया कि खुशियाँ उन मेले के मिठाइयों और झूलों में नहीं बसती। खुशियाँ तो अपने लोगों के एहसासों को संवारने में बसती हैं। आज तेरी मासूमियत से भरी परवाह में दिए गए 3 पैसे की कुर्बानी ने तुझे ईद का वो चांद बना दिया जिससे रोशन सारा जहां हो गया। आज तक हमारे माँ बाप ने हमारे लिए हजारों ख्वाहिशें छोड़ी, हजारों कुर्बानियां दी,
लेकिन आज हामिद तेरी कुर्बानी को देखकर तो अल्लाह मियाँ भी रश्क खाते होंगे। भले ही हामिद तूने अपनी पूरी जिंदगी में गरीब और गुर्बत की जिंदगी जी, वाका कशी देखी हो, लेकिन आज हामिद तूने पूरी दुनिया को मोहब्बत का एक कायदा पढ़ा दिया। वाह हामिद वाह, कहानियों की कहानियां और हैं, कहानियों की कहानियां और हैं, पर हामिद तेरी बात कुछ और है, पर हामिद तेरी बात कुछ और है। कहने में एक असहाय सा शब्द लगता है ना, लेकिन जब यह सताने पर आ जाए तो अच्छे अच्छों की नींद हराम हो जाती है। अब वह भूख चाहे पेट की हो, पैसे की हो, नाम और शोहरत की हो, सत्ता की हो या फिर प्यार की हो, हाल बेहाल होना तो हर हालत में तय है। भूख के इसी शक्तिशाली प्रभाव से प्रेरित होकर इससे जूझते किरदारों को भूख कर बुलाना कितना जायज है, यह फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं। क्या वास्तव में आज चारों तरफ गिद्ध ही गिद्ध है, भूखा कौन? इसी पर आधारित है रमन हाउस की प्रस्तुति, गिद्धों की बस्ती। गिद्धों की बस्ती एक ऐसा नाटक है जो कि आजकल के उच्च पद पर बैठे मंत्रियों के तंत्रों को का सत्य दिखाते हैं। हम आजकल एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पर उच्च पद के मंत्री पूरे देश को संभाल रहे हैं और उनका उचित निर्णय लेना कितना उचित है, उसका जवाब शायद ये नाटक हमें दिखाए। एक बार फिर से जोरदार तालियों से रमन हाउस आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा है गिद्धों की बस्ती। ये सब मन के भी है काले, उन्हें जंगल में रहना था,
में मरोड़ उठती है। खाने को दे दो माए बाप। ए भाई, अपन की बीवी अपन को गिरा हुआ आपने समझती थी, पर यहाँ पर देख भाई पहले से ही गिरा हुआ है। ए भाई, क्या हुआ भाई? बीवी ने हार मांग लिया। 1 लाख पहुंच गया सोना, 1 लाख। चल भाई, मैं तेरे वास्ते एक शेर सुनाता है, इरशाद बोल लेगा भाई, इरशाद। तेरा गम मेरा गम, तेरा गम मेरा गम, वादा हम दोनों का एक जन्म। ये भाई, ये देख, ये गर्मी की दवा, गर्मी की दवा देगा, देगा। चल मैं तेरे वास्ते एक और सुनाता है, एक और इरशाद बोलने का। इरशाद भाई, इरशाद। खुदा ने बनाई शराब पीने के लिए, तो पिया क्यों ना जाए। खुदा ने बनाई शराब पीने के लिए, तो पिया क्यों ना जाए। जिंदगी बनाई जीने के लिए, तो जिया क्यों ना जाए। लगता है भाई को पसंद आया। ए भाई, तू ना ऐसे सो मत भाई, तू जो ठंड में सोएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। रुक, मैं तेरे लिए कुछ करता है। इसे ओढ़ के सो जा भाई, देखो ठंड नहीं लगेगा। अच्छा भाई, अब मैं सो चलता है, ओढ़ के सोएगा भाई, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ए, तू कौन है बे? मेरी जगह पे काय को सो रही है? कौन है तू? अंधे दिखता नहीं तेरे को, पूरा उठाने का मेरे को। रात बहुत हो रही है, मैं कहाँ सोएगा? मेरी जगह पे तो ये सो गया है। भाई, बुरा नहीं मानेगा, तेरे बाजू में सो लेगा मैं, बुरा नहीं मानेगा। साला कितना कूड़ा फैला रखा है रे, कि अपना गजनी भाई कितना बोलता है देश को साफ रखो, दिल्ली को साफ रखो, बड़ा बड़ा टूरिस्ट लोग आएगा, लेकिन बाबू लोगों को कोई असर इच नहीं होता। खैर अपने को क्या, अपना तो धंधा ही इसी से चलता है। अबे कुंभकर्ण की औलाद, तू इधर काय को सोरेला है रे? चल चल चल, ये जगह खाली मनता है मेरे को। देखता नहीं क्या कौन है? बोले तो तेरा बाप लखा झाड़ू वाला। साला सुनता ही नहीं। अरे बिडू, अंग्रेजी अखबार पढ़ रहा है, वो भी मुंह फाड़ के। साला पढ़ेगा कहीं को नहीं। कटरीना का फोटो जो इतना मस्त छपा है, अपना खोली में लगाएगा इस फोटो को। अबे तेरे को अलग से बोलेगा क्या मैं? चल चल चल, यह जगह खाली लगता है मेरे को। साहब 3 दिन से उन्हें कुछ नहीं कहा। साला चल चल चल, जैसे दिल्ली से केजरीवाल और उसका झाड़ू साफ हुएला है ना, वैसे ही अपन तेरे को भी साफ कर देगा। चल चल चल, अपने इस साथी को भी लेके जाने का। अल्लाह के नाम पे दे दो मिर्जा, मिर्जा अल्लाह के नाम पे दे दो मिर्जा, मिर्जा दे दे मिर्जा, दे दे मेरे पापा को
देंगे ना इनको साहब। तो मैं ही देखता है। अबे चल चल चल, मेरा पैसा निकाल। काय का पैसा? काय का? मेरे पास नहीं कोई पैसा, मेरे पास नहीं। काय का पैसा? बोले तो जो तू इधर बैठ के धंधा करता है, ये एरिया किसका है? किसका है ये एरिया? हाँ, लखा झाड़ू वाले का। बोले तो अपन इधर रोज झाड़ू लगाता है, लेकिन अपन तेरे बाप का नौकर भी तो नहीं है। चल चल चल, इधर बैठ के धंधा करने का पैसा निकाल। साहब 3 दिन से उन्हें कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं लेना ना। साला, कुछ नहीं लेना ना। इस पे तो पैसा ही नहीं है। तू एक काम कर, तू इसके कफन के वास्ते पैसा मांग। कफन के वास्ते? हाँ, कफन के वास्ते। बोलने का ये तेरा बड़ा भाई, नहीं नहीं नहीं, तेरा बड़ा बाप है। बड़ा बाप, बड़ा बाप। हाँ, बोलने का इसे ब्लड कैंसर था। ब्लड कैंसर? हाँ, ब्लड कैंसर बहुत बड़ा बीमारी होता है। बड़ा बड़ा बाबू लोग इसके नाम पे बहुत पैसा देता है। बस तू रोना अच्छे से। हाँ रहेगा ना, अपन रहेगा। अपनो ऐसे रहेगा जैसे मेरा बाप मरेला था। रहेगा रहेगा, है ना? अच्छे से रहेगा, अच्छे से रहेगा। चल बे, सब बरोबर बोलने का। हाँ, अपन अभी आता है रात को, पैसा तैयार रखना। देगा ना? पैसा देगा, है ना? पूरा पैसा देगा, पूरा पूरा पूरा। देंगे इसका पैसा, पर अपन रहेगा, है ना? अच्छे से रहेगा। साहब साहब भी देंगे ना? अपन का बाप मर गया है साहब। इसे ब्लड कैंसर था साहब, ब्लड कैंसर। कुछ नहीं कर पाया साहब मैं। साहब इसके पास खाने को दवाई तो था, पर रोटी नहीं था साहब, रोटी नहीं था। मेरी आंखों के आगे मेरा बाप तड़प तड़प के मर गया साहब, तड़प तड़प के। साहब साहब जब बाप चला जाता ना साहब, सब छिन जाता है साहब, सब छिन जाता है। मेरा बाप मर गया साहब। कफन के वास्ते पैसा दे दो साहब, कफन के वास्ते कुछ तो दे दो साहब, मेरा बाप मर गया है। कफन के वास्ते पैसा दे दो साहब। मेम साहब आप तो कुछ दे दो मेम साहब, मेरा बाप मर गया मेम साहब। साहब कोई तो कुछ दे दो, मेरा बाप है साहब। साहब कुछ नहीं खाना है साहब मैंने, कोई तो कुछ दे दो साहब। तड़प तड़प मैं कुछ ना कर पाया साहब, मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरा बाप मर गया साहब, मेरे आगे मर गया मेरा बाप। तुम गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। रोटी खाएगा, 1 रोटी दूंगा यार, क्यों खाएगा सब, क्यों खाएगा? मेम साहब कुछ देने का ना मेम साहब, अब उनका बाप है मेम साहब, मर गया मेम साहब। मेम साहब कुछ देने का ना। अब मर गया तो उसके लिए क्या देना? कफन के वास्ते मेम साहब, कफन के वास्ते। अब उनका बाप मेम साहब, इसे ब्लड कैंसर था मेम साहब, ब्लड कैंसर। ये इससे ब्लड कैंसर था? हाँ मेम साहब, मर गया साहब मेम साहब। अरे ये तो जिंदा है, सांस चल रही है इसकी तो। मर जाएगा मेम साहब, मर जाएगा मेम साहब। 3 दिन से उन्हें कुछ नहीं खाया, पेट में मेरे कुछ खाएगा? खाएगा ना मेम साहब, खाएगा ना, खाएगा ना। ले वैसे ये क्या लगता है तेरा? अब उनको बड़ा बाप है उनका। सच बोला, तेरा क्या लगता है? अब उनका तो कुछ मेम साहब 3 दिन से उन्हें कुछ नहीं खाया, पेट में मेरे। देख अमीर गरीब सबके पास दिमाग होता है। अब तू अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इसका धंधा कर रहा है, इसके कफन के नाम पे पैसे मांग रहा है, तो तेरे पास भी दिमाग हुआ कि नहीं? बरोबर मैम साहब, बरोबर। भगवान ने ना दिमाग सभी को दिया है, किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा। जैसे पेट सबको दिया, किसी को थोड़ा तो किसी को ज्यादा। समझदार हो, है ना मेम साहब, है ना मेम साहब? मेरा काम करेगा? करूँगा ना मेम साहब, कुछ मिलेगा क्या मेम साहब? मिलेगा मिलेगा। ये बता
मंत्रालय देखा है? देखो ना मैम साहब, देखो ना, वो पूरा पूरा दिल्ली देख रहा है, वो जो बड़ा बड़ा मंत्री लोग होता है, देखा है मैंने पूरा दिल्ली देखा है। वही सुन, तू ना आज रात इस आदमी को ऑटो में लेकर मंत्रालय पहुंचा। ऑटो के 50 रुपए मैं तुझे दूंगी, तू बस किसी तरह इसको लेकर विधान मार्ग उतर जाइयो, मैं तेरे को वहीं मिलूंगी। मैम साहब, कुछ खतरा तो नहीं होगा मैम साहब? ना कोई खतरा नहीं है। तू ये 50 रुपए रख और इसको लेकर वहां विधान मार्ग पहुंच जाइयो ठीक 8 बजे। कितने बजे? साहब वो पाकी आई है। अरे कौन पाकी? अरे वही टीवी वाली। अकेले आई है या ताम झाम के साथ? आज तो अकेले ही आई है। अरे तो भेजे में पूछने वाला क्या बात है? नमस्कार माधव जी। अरे नमस्कार पाकी जी, कैसन बा? बस आपकी कृपा है। और बताइए कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, वो होम मिनिस्टर की कल रात की स्टेटमेंट देखी, उस पर आपने जो हमको जो कहना था हम कह दी, उससे ज्यादा हमको उत्तर नहीं दूंगा। पर सर वो जो अंडरवर्ल्ड के साथ आपके फोटो। अरे फोटोग्राफ से क्या होता है? फोटोग्राफ बनू हमारे बेडरूम का थोड़ी ना है। देखिए, हम एक राजनीतिक हैसियत का आदमी हूँ। सभा समारोह में कौन हमारे साथ फोटो वोटो खिंचा ले तो इसे हमको का इसे कहाँ प्रूफ होता है? ठीक कह रहे सर आप, इससे कुछ प्रूफ नहीं होता। ठीक कह रहे आप। देखिए भाई, हम तो बस इतना ही जानता हूँ कि मौका सबको बराबर का मिलता है। बात तो आप ठीक कह रहे हैं सर, पर वो क्या है ना, पब्लिक में गलत मैसेज चला जाता है। अब आप खुद ही देख लीजिए ना, होम मिनिस्टर अपनी इमेज बचाने के लिए क्या क्या निकल रही है। इनकाउंटर पे इनकाउंटर हो रहे हैं और पुलिस वालों को खुली छूट दे दी। अरे मालूम है, काफी वाहवाही भी हुई है, लेकिन कितना दिन? 2-4 दिन सर, 2-4 दिन। सत्ता पक्ष में बैठना आसान बात थोड़ी है। अंगारों पर बैठे मानो, मौका मिलते ही कभी भी घेरा जा सकता है। वैसे सर, नेतागिरी का असली मजा तो विपक्ष में है। अरे खट्टा का मजाक? हमारा मतलब है कि खाक मजाक। तुम मीडिया वाले कानून मुद्दा जमने ही नहीं देते हो। कमाल है सर, क्या बात कर रहे हैं आप? सदन के अंदर आप तो बातों की हेरफेर करते हो, हम तो बस बाहर बात उठाते हैं। देखिए भाई, अब कानून अच्छा सा स्कूप बनाइए। ये पहलगाम वाला मुद्दा आखिर कितना दिन चलेगा? अब तो डाइवर्जन चाहिए, डाइवर्जन। सर डाइवर्जन तो है एकदम बढ़िया, जैसा आप कह रहे हैं, बढ़िया सूप। अब कोनो काम वाला बात होना तो ही आइएगा, वरना समय खराब करने से किसका फायदा है? अरे सर सुनिए तो, ऐसी बात नहीं है, मुद्दा वाकई जोरदार है। अगर आप अब सदन में ये मुद्दा उठाते हैं ना, तो होम मिनिस्टर गारंटी कुछ नहीं कर पाएगी। अब कहिएगा। सर ये देखिए, मैं ना सीधे वहीं से आ गई। आज रात आप देखेंगे टीवी टुमारो पर ना लाइव टेलीकास्ट होने वाला है। सदन से कुछ 100 कदम की दूरी पर एक फतेहाल युवक अपनी भाई की लाश लिए बैठा है। लाश? सचो का? जी हाँ सर, लाश। वो भी एक ऐसे आदमी की लाश जिसे इतने बड़े महानगर में खाने का एक गौर तक नसीब नहीं हुआ, और वो आदमी ना कोमा में जा चुका है, कोमा में। अच्छा, कोमा। और उसका भाई धान मार्ग पे आते जाते सफेद पोश लोगों से उसके कफन के नाम पे भीख मांग रहा है। लेकिन ये मुद्दा वाला क्या बात है? कमाल है सर, क्या बात कर रहे हैं आप? याद कीजिए पिछले सेशन जब आपके क्षेत्र में भूखमरी से पीड़ित गांव वासियों ने लड़कियां बेची थी, तो उस पर मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए थे। और उल्टा सीधा स्टेटमेंट भी दिया था, साला खाया पिया कुछ नहीं और गिलास का डब्बा हरा ना। तो अब सोचिए सर, अगर सदन में ये मुद्दा उठता है तो 2-4 दिन तो हल्ला हो ही सकता है ना सर। अरे दूसरा 2-4 दिन का पूरा 1 महीना तक मट्टी पलीत नहीं किया तो हमारा नाम भी माधव पासवान नहीं। और सर मानवीय आधार पर पब्लिक में अच्छा मैसेज जाएगा, वो आपके खाते में। अरे उसका तो हमको सख्त जरूरत है भाई। बढ़िया, बहुत बढ़िया सोची है। लेकिन एक बात का ध्यान दिया जाए, वो लाश का फोटो 2-4 अखबारों में छप जाना चाहिए। वो क्या है ना, मीडिया वालों का रीच ज्यादा, इन्फ्लुएंसर है ना वो लोग, तो इन्फ्लुएंसर चाहिए। फिर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। सर आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं।
इसलिए तो सीधा स्टोरी प्लान करके आपके पास आई। पर सर आपको ना थोड़ी सी तकलीफ दे रही थी। अरे थोड़ी क्या ज्यादा दीजिए, आप हमारी मदद कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। चलते हैं सर। चलिए। इसी पर होगी आज एक खास बहस। जनता के सामने आज दो वरिष्ठ राजनेताओं के बीच जो है आमने सामने। जी हाँ, आप देख रहे हैं आमना सामना, वो भी अपने पसंदीदा चैनल टीवी टुमारो पर। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सुधा भारती। मेरे इस ओर है सत्ता पक्ष की तरफ से राज्य की गृह मंत्री माननीय कुसुम देवी जी। और मेरे दूसरी ओर है विपक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेता महासचिव माधव जी। आज के इस कार्यक्रम से मैं आप सभी दर्शक और हमारे खास मेहमानों का ध्यान अखबार में छपी उस तस्वीर की ओर लाना चाहती हूँ जो विधानसभा से बस कुछ ही दूरी पर एक भूखे व्यक्ति की छपी हुई है। यह तस्वीर कल रात टीवी टुमारो के न्यूज बुलेटिन में भी लाइव टेलीकास्ट करवाई गई थी। तो आइए इसी के बारे में ज्यादा बात करते हुए कुछ सवाल जवाब करते हैं हम माधव जी से। तो माधव जी, आपके क्या आरोप है हमारे राज्य की सरकार को लेकर? देखिए जी, हम अपनी आम आदमी रूपी प्यारी जनता तक आपके चैनल के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि सदन का भीतर बड़ा बड़ा मुद्दा पर बड़ा बड़ा स्टेटमेंट देने वाली हमारी गृह मंत्री जी कुसुम देवी, क्या उनका ध्यान उल्लास का फोटो पे नहीं गया? क्या ये हमारे समाज के लिए कलंक का बात नहीं है? अरे इसकी जवाबदारी किसी को तो लेनी होगी। जी माधव जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आखिरकार किसी न किसी को तो इसकी जवाबदेही लेनी ही पड़ेगी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कुसुम देवी जी, क्या आप भी इस खबर के बारे में उसी नजरिए से सोचती हैं? जी, इस मामले में मुझे तो आज ही आप अखबार और आपके चैनल से पता चला है। और जहाँ तक माधव जी मुझसे भुखमरी के बारे में जवाब तलब कर रहे हैं, मैं तो यही कहना चाहूंगी, भुखमरी के सबसे ज्यादा शिकार तो इन्हीं के क्षेत्र में है। जिससे मुझे वो राजकुमार जी के फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, जिनके घर कुछ शीशों के होते हैं, वो दूसरे पर पत्थर ही मारा करते। क्यों माधव जी? देखिए, हम रवि किशन का सिनेमा देखता हूँ, राजकुमार को नहीं जानता। जी माधव जी, दिल्ली में बिहार के एकमात्र सच्चे नेता है माधव जी। क्यों माधव जी? बिल्कुल भारती जी। देखिए, स्थिति तो कुछ इस प्रकार है कि सदन का बाहर वो व्यक्ति भूख से दम तोड़ रहा है और हमारी गृह मंत्री जी कुसुम देवी उसको भूखा मारने को तैयार ही नहीं है। जी, अब जैसा कि सब कुछ हम देख ही सकते हैं और सब कुछ जनता के सामने भी है, तो कुसुम देवी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब जैसा कि जनता के सब कुछ सामने है, तो आप क्या इस पे क्या विचार है? देखिए भारती जी, वो आदमी अभी तक मरा नहीं है और जितनी मुझे जानकारी है वे इतने दिन से भूखा भी नहीं है। आजकल लोगों को तो एक मुद्दा मिल गया है इस चीज के ऊपर बोलने का। बहुत से लोग एक वक्त का खाना खाकर संघर्ष करते हैं, फिर कमजोर और बीमार पड़ जाते हैं, तो लोग कहते हैं भूखमरी का शिकार हो गए। अरे मैं तो पूछना चाहती हूँ, भूख से मरने वाले लोगों की आखिर परिभाषा क्या है? परिभाषा, अरे बताइए क्या है परिभाषा? हम तो खुद पूछता, हम बताते हैं परिभाषा। देखिए, गृह मंत्री जी का जानकारी एकदम गलत नहीं है कि वो आदमी अभी तक मरा नहीं है, लेकिन हम ये पूछता, माधव पासवान, हम पूछता, क्या ये उनका मरने का इंतजार कर रही हैं? आज पूछती है भूख से मरने का परिभाषा, कल पूछेंगी बीमारी से मरने का परिभाषा, तरसों पूछेंगी कमजोरी से मरने का परिभाषा। अरे परिभाषा। जरा पानी वानी दीजिए इन्हें, जरा शांत कराइए इन्हें। आजकल लोग भुखमरी से ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहे हैं। देखिए, हम बिहार का एक स्वस्थ राजनीतिक नेता हूँ। जी, स्वस्थ राजनीतिक नेता है। जी, माधव जी स्वस्थ राजनीतिक नेता है। और मैं आप सभी को एक और बात बता दूं कि वो जितने अच्छे नेता हैं उतने ही अच्छे अभिनेता भी हैं। क्यों माधव जी?
रिपोर्ट पेश की जाएगी। जी, मैं मानती हूँ कि आपके इस बयान से हमारे दर्शक और माधव जी संतुष्ट होंगे। तो माधव जी, क्या आप संतुष्ट हैं? देखिए भाई, हम तो हर चीज से संतुष्ट हो जाता हूँ, जी। लेकिन एक बात है, 10 दिन। अगर 10 दिन का अंदर ही मामले के ऊपर कार्रवाई नहीं किया गया तो हम माधव पासवान एक सच्चा देशभक्त होने के नाते अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाऊंगा। हम बैठ जाऊंगा, हम नहीं उठूंगा, हम बैठ जाऊंगा, हम नहीं उठूंगा, हम बैठ जाऊंगा। अभी आप ऊपर बैठ जाएंगे। जी जी जी, इस देशभक्ति पर मुझे पंत जी की 2 लाइनें याद आती हैं। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसी के साथ मैं सुधा भारती आप सभी से विदा लेना चाहूंगी। हमारी फिर मुलाकात होगी एक अगले नए आमने सामने में, एक नए मुद्दे और 2 नए लोगों के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए और धन्यवाद। कुछ खाएगा? हैं? बुलाना कुछ खाएगा? तू ये आसमान में क्या देखता रहता? कुछ खाएगा? अरे बोलना। अरे कहाँ है वो आदमी जिसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, शोर मचा रखा है, जिसका अखबार में फोटो छाप के ले गए थे? ये ना मेम साहब, ये ना मेम साहब, ये ना राशिपुरा रहता है, आसमान में दिखता है। मैंने समझा इसमें कोई फरिश्ता नहीं आएगा रोटी लेके, मैं देखता रहता मेम साहब। ये ना मेम साहब, ये ना मेम साहब। तुम कौन हो? इसके साथ हो तुम? हाँ है ना मेम साहब, और उनको बड़ा बाप मेम साहब, ये ना मेम साहब। देखो, हम इसे अस्पताल भिजवाएंगे, इसका इलाज करवाएंगे। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? कोई एतराज नहीं, कोई एतराज। मेम साहब, कहीं चले ना। अरे इसको कंपनसेशन दो। मेम साहब चले वाला मेम साहब, मेम साहब। अरे इसको हॉस्पिटल लेके जाओ कोई। मेम साहब, मैं भी चले वाला मेम साहब, मेम साहब। इसी मामले में बात करते हैं मुख्यमंत्री कुसुमदेव जी से। तो मैम, आपकी जांच के क्या नतीजे निकले? मैंने व्यक्तिगत रूप से इस मामले की छानबीन की है, जिसकी रिपोर्ट मैं आज आपको चैनल टीवी टुमारो के माध्यम से जनता तक रखना चाहूंगी और बताना चाहूंगी। आपके लिए प्रोग्राम में जिस व्यक्ति को दिखाया गया था वह भुखमरी का शिकार नहीं बल्कि अत्यधिक नशे का शिकार था। हाँ, और उसके साथ का आदमी वो क्या करता था? उसके साथ का आदमी उसे बेहोशी की हालत में लिटाकर नशे का इंतजाम करता था, भीख मांगा करता था, और जो भीख से 2-4 रुपए इकट्ठे होते थे वह उसे नशे का इंतजाम करता था। अरे अब सोचने की तो यह बात है, नशे में पैसे कमाने वाला इंसान भुखमरी का शिकार कैसे हो सकता है? तो मैम, आपने उस आदमी के लिए व्यक्तिगत रूप से क्या किया? मैंने उसकी नाजुक हालत देख के उसे अस्पताल भिजवाने के आदेश दिए थे, लेकिन उसकी कमजोरी की वजह से उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो इसका मतलब अब वो व्यक्ति मर चुका है? मैम, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साफ-साफ लिखा है, वह व्यक्ति अत्यधिक नशे का आदी था और कमजोरी की वजह से वह मर गया। शुक्रिया। भुखमरी की ये जो कहानी सड़क से शुरू हुई थी, वो सदन तक जाकर चर्चा का केंद्र बनी और आखिर में एक सरकारी रिपोर्ट में तब्दील हो गई। तो क्या भूख और भुखमरी से मर जाने वाले लोगों की ये कहानी यहीं पर खत्म होगी या ये जंग आगे भी जारी रहेगी? दिल्ली से कैमरा पर्सन संजय हेरा के साथ पार्टी फ्रॉम टीवी टुमारो। भेजिए संजय जी, भेजिए। प्राइम में चलना चाहिए, प्राइम में। वो सुधा, उसे हर चीज का पता रहता है। भेजिए। रिकॉर्ड में क्या है सब? हाँ, भेजिए संजय जी, भेजिए, हम देखते हैं। बड़ी-बड़ी फिल्मों में काम करता था मैं। वो बड़ा मंत्री लोग मुझसे आकर मिलता था, मुझसे रोज अच्छा खाना खाता था मैं। फिर वो बड़ा मंत्री लोग ले गया मेरे बाप को, मार डाला मेरे बाप को, छीन के ले गए मुझसे मेरे बाप को। अरे जिंदा आदमी के पेट से रोटी निकालने के वास्ते पोस्टमार्टम कर दिया मेरे बाप का।
गरीब होना गुनाह है? अरे क्या गरीब होना गुनाह है? हे भगवान, ये पेट तो दिया, पर ये भूख क्यों दी? इन अमीरों को दे देते ये भूख। इस पेट में मरोड़ उठता है साहब, मरोड़ उठता है साहब। 3 दिन से कुछ नहीं खाया साहब, कुछ तो दे दो साहब। साहब आप तो दे दो साहब, मेम साहब आप तो दे दो। अरे हाथ जोड़ता हूँ साहब, कुछ तो दे दो। बहुत दर्द हो रहा है साहब। कुछ नहीं खाना साहब, कुछ नहीं खाना, कुछ तो दे दो। मरना था तो आइए इस मधुर गीत के द्वारा हम उसे सच्ची भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। मेरी साथी अंधकार में आफताब ला सके। हमारी कहानी गरीबों के दर्द की जुबान है, भुखमरी का आईना है, आंसुओं का बयां है। यहाँ गरीबी की कोई सीमा रेखा ही नहीं। हजारों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी दूध देखा ही नहीं। आज हम धिक्कारते हैं संसद की बकवास को, जो कफन भी ना दे पाए गरीबों की लाश को। मिलकर हम मिटाएंगे गरीबी की आग को, भूख के मजार पर जलते हुए चिराग को। चाह बस इतनी है कि एक और युद्ध हो, भूख के विरुद्ध हो, एक और युद्ध हो, एक और युद्ध।